हाय एवरीवन। आज के पॉडकास्ट का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज हम बात करने वाले हैं मनोहर बत्रा जी से। उनसे हम जानेंगे कि अभी का जॉब मार्केट की स्थिति क्या है, कैसे अभी का जॉब मार्केट बिहेव कर रहा है, हायरिंग प्रोसेस में क्या चेंजेस आ गए ड्यू टू रिसेशन और एनी अदर थिंग्स। ये सब चीज़ों के बारे में हम उनसे जानेंगे। हाय सर, कैसी चल रही है लाइफ? बस चल रही है यार। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग तरुण। अभी तक तो सब सही चल रही है। कल का पता नहीं। तुम्हारी कैसी चल रही है? मेरी भी बढ़िया ही चल रही है। मुझे भी अभी कल कुछ नहीं पता, बट अभी तक तो सब ठीक है। अ, तो वीकेंड स्टार्ट तक तो करते सब अच्छा लगता है, हैं। मंडे से ही पता चलता है। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लोग आपके बारे में पहले से जानते होंगे मेरे चैनल पे और बाहर भी। तो फिर भी आप छोटा सा इंट्रो आपका दे दो आपके साइड से, कि ऑडियंस को पता चले आपने स्टडी क्या करी है, आप अभी कहाँ काम करते हो, आप यूट्यूबर भी हो, सब चीज़ों के बारे में। ओके, डेफिनेटली बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प रखता हूँ। ओके, हम्म। बिकॉज मे बी कुछ लोगों के लिए मेरा ये चेहरा शायद नया हो। सो हम्म। माय नेम इज मनोहर बत्रा एंड मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप पंजाब में हूँ। पंजाब से मैंने लाइक पैदा हुआ हूँ, फिर मैं पढ़ने के लिए पुणे गया। वहां पे मैंने बीटेक करी हम्म। और करी थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। पहले मिला मुझे कंप्यूटर साइंस, बट बाद में मैंने चेंज करा के इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में करवाया। तो वो भी एक खतरनाक ट्रांजिशन था। हम्म। फिर उसके बाद मेरी फर्स्ट जॉब लगी फोर्थ ईयर में टीसीएस में। कैंपस प्लेसमेंट हो गया था। ओके, 7th सेमेस्टर में। वहां पे कुछ गलतियां करी हैं जो मैं इस पूरे पॉडकास्ट में आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर जैसे मेरी टीसीएस में प्लेसमेंट हो गई, उसके बाद मुझे मिली ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग के लिए मेरे बहुत सारे दोस्तों गए थे हैदराबाद, मैं गया था असम। ओके, 3 महीने वहां पे ट्रेनिंग करी। फिर वापस में मुझे बेस लोकेशन क्या मिला? मुंबई। मेरे सारे दोस्तों को मिल गया पुणे और मुझे मिला मुंबई, और मैं थोड़ा सा सैड था बिकॉज दोस्तों को पुणे मिला था। बट हम्म। फिर मुंबई आया। वहां पे 3.5 लाख की सैलरी से स्टार्ट किया, जैसे एक टीसीएस में अब डिजिटल निंजा और डिजिटल का ये स्टार्टअप, ये सॉरी बोलो, राइट। कंसेप्ट आ गया है निंजा और डिजिटल का। ओके, इसके अंदर और भी एडवांस आ गई है चीजें, वो हम बाद में कवर करेंगे। बट उस टाइम पे सिर्फ 3.5 लाख का पैकेज था, मतलब मेरा 3.18 था प्रिसाइज, अगर मैं बात करूँ। ओके, ओके। कैंपस प्लेसमेंट था। खन्ना से गया था, टियर 3 सिटी है यार, मतलब एक जॉब लगना बहुत बड़ा ड्रीम था। फिर हम्म। उसके बाद करियर चलता गया। फिर उसके बाद जैसे जैसे 2-3 साल का एक्सपीरियंस हुआ, फिर स्विच मारा। फिर 5 साल एक कंपनी में बैठा रहा, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था। वहां पर कल्चर बहुत ही अमेजिंग था। कल्चर की वजह से रुक गया था, और सैलरी हाइक भी अच्छी मिलती थी, 10% तक मिल जाती थी, है ना। तो कल्चर की वजह से और सैलरी हाइक की वजह से ठीक चल रहा था अपना सब कुछ, और हम्म। रिमोट जॉब था, वर्क फ्रॉम होम भी था। कोविड के बाद तो परमानेंट कर दिया था। फिर उसके बाद एक दिल किया कि नहीं यार, स्विच करना है। और लकीली उस टाइम पे आईबीएम से ऑफर आ गया। मैंने बोला कि यार आईबीएम एक ब्रांड भी है, और हम्म। एक और भी था कि लालच था कि आईबीएम वर्क फ्रॉम होम भी देती है, जो अभी अभी नहीं मिल रहा है, जो मुझे पता चला। ओके, तो, तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन थे लाइफ में। ओके, तो वो मैं इस वीडियो में आपके साथ पूरा शेयर करूंगा। तो ये थी मेरी ओवरऑल क्रिस्प जर्नी के। आज मैं सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सीनियर एप्लीकेशन डेवलपर आप बोल सकते हो, एज अ फ्रंट एंड काम कर रहा हूँ इन आईपीएम। दैट्स ऑल। तो ओवर टू यू। हाँ, आपने बताया कि आप सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसा काम कर रहे हो, एप्लीकेशन डेवलपर की तरह। तो उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? मतलब आप डेली बेसिस पे क्या वर्क करते हो? आप छोटा सा वे में कुछ समझा पाओ। जब आपके नाम के आगे सीनियर लग जाए, तुम तो ये बातों को ज्यादा इजिली समझ सकते हो तरुण। और तुमने अपने चैनल पे अपने ऑडियंस को बता दिया होगा। तो जब तुम्हारे नाम के आगे सीनियर लग जाए, तो यहाँ पे दो चीजें निकलती हैं। या तो आप हो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, सारा का सारा काम आप ही करोगे, हम्म। क्लाइंट को हैंडल करोगे, उसकी रिक्वायरमेंट लोगे, डेवलपमेंट भी तुम ही करोगे, टेस्टिंग यूनिट टेस्टिंग भी तुम करोगे, डॉक्यूमेंटेशन भी तुम बनाओगे, स्क्रम भी तुम ही समझोगे, जो करना है तुम ही करोगे। राइट। एक होता है कि आप टीम लीड भी बनाए जा सकते हो। ओके, और जब टीम लीड बना दिए गए, तो इट्स लाइक ऑनरशिप भी लेनी है, और आगे मेंटरशिप भी करनी है, राइट। और मेक श्योर कि पूरा काम स्मूथ चल रहा है। ओके, तो राइट नाउ मैं एज अ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर काम कर रहा हूँ। यस। ओके। और आपने ये भी बताया कि आप फ्रंट एंड रोल पे काम करते हो।
तो लोगों को थोड़ा सा बताइए आपकी फ्रंट एंड रोल पे क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे मैं कॉलेज में था तो मुझे यही लगता था कि यार सिर्फ HTML CSS या थोड़ा बहुत जावा स्क्रिप्ट का कुछ स्क्रिप्ट लिख देना, क्वेरी लिख देना, उतना ही फ्रंट एंड में आता है। और मेनली CSS से डिज़ाइन विज़ाइन हम वेबसाइट की करते हैं। कुछ एडवांस लेवल पे मुझे आज भी उतना ज़्यादा नहीं पता है, क्योंकि मैंने वो चीज़ पे वर्क नहीं किया है। और काफ़ी स्टूडेंट होंगे उनको भी नहीं पता है। तो आप थोड़ा उस वे में बताओगे डिटेल में, तो पता चलेगा ऑडियंस को कि एक्चुअली फ्रंट ठीक एंड है, क्या अगर ठीक है तुम मेरे से ना बैक क्वेश्चंस क्रॉस क्वेश्चंस करते रहना, है। क्योंकि मैं ये बहुत ब्रॉडर टॉपिक है, ओके है ना। तो अगर तुमको कुछ लगे ऐड ऑन पॉइंट्स कर देना, सो दैट इट विल। तुम बोलते हो कि भाई तुम्हारा ये डाउट है, मैं कंपनी में ऐसे ऐसे लोगों के साथ काम कर चुका हूँ, स्पेशली नॉन टेक्निकल लोगों के साथ, जो आज भी ये बोलते हैं यार ये डेटा टेबल का एक एरो बटन ही तो है सॉर्टिंग का, इसको जस्ट ऊपर करना है, इसको जस्ट नीचे करना है, सिंपल ही तो है। ठीक है, मैंने बोला कि भाई सही बात है, जब इतना ही सिंपल है तो फिर तुम लोगों को 1.5-2 लाख रुपए क्यों दे रहे हो? किसी भी ट्वेल्थ क्लास के बच्चे को बुला लो जिसने सी प्लस ये अपना HTML CSS जावास्क्रिप्ट वो भी कर देगा, इसमें कौन सा बड़ी बात है ना। राइट। तो तो क्या होता है, कॉर्पोरेट में हम जब काम करते हैं और जो कॉलेज में हम जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, सिर्फ वहां पे फर्क होता है कॉम्प्लेक्सिटी का। ओके, राइट। जो आप यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स भी देखते हो, दे आर एक लिखा भी होता है दिस इज बिगिनर लेवल, ये आपके कंसेप्ट के लिए बना है। ये जब आप कॉर्पोरेट में काम करते हो किसी एक लाइव प्रोजेक्ट में, वो होते हैं यूज केसेस। ओके, सिंपल एग्जांपल, आप जियो की वेबसाइट खोल लो, किसी भी कंपनी की वेबसाइट खोल लो, दैट इज अ प्रोडक्शन रेडी वेबसाइट। अब तुम सिर्फ ये सोचो, क्या तुम ये वेबसाइट बना सकते हो? तुम मे भी शायद यूआई बना सकते हो। राइट। ओके, बना सकते हो, यूआई बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, राइट, देख रहे। बट बिहाइंड द सीन्स कितनी एपीआईज कॉल हो रही है, उनकी एपीआईज का स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्यों है, सिक्योरिटी है, डेटाबेस है, तो डेटाबेस में कौन सा है और क्यों है। देखो, तुम्हारे पास हमेशा क्वेश्चन के आंसर, जब भी हम इंटरव्यू में जाते हैं, मैं आज भी जाता हूँ, मैंने एक इंटरव्यू दिया, मुझे अभी क्या है ना, फ्रंट एंड एक ऐसी बड़ी चीज है ना, यहाँ पे हर 6 महीने बाद, जैसे आपका प्रोजेक्ट चेंज हुआ ना, 6 महीने छोड़ो, आपका जैसे प्रोजेक्ट चेंज हुआ, आपके सारे कंसेप्ट खत्म, मतलब वो पास्ट प्रोजेक्ट इज पास्ट प्रोजेक्ट, अभी करंट प्रोजेक्ट के बिल्कुल नए कंसेप्ट। मैंने मान के चलो एक प्रोजेक्ट में काम किया था जहां पे ना सिंपल चीजें थी, मान के चलो कि आपको स्क्रीन पे कार्ड्स दिखाने हैं, उसके अंदर एक पेजिनेशन लगा हुआ है, जस्ट बटन क्लिक करना है, नेक्स्ट जाएगा। यहाँ से आप एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजोगे, पहले तो गेट रिक्वेस्ट चाहिए बिकॉज स्क्रीन पे आपको डेटा दिख रहा है, right? फिर आपने कुछ उसको सबमिट किया डेटा मॉडिफिकेशन करके, फिर पोस्ट रिक्वेस्ट गई बिहाइंड द सीन्स, पेलोड बनाना। अब यहाँ पे तो ये ऐसी चीजें टाइप काम किया था, डेटा टेबल भी जो था वो पूरा पूरा कॉम्पोनेंट था। ओके, पूरा कंपोनेंट। अब जब नए नए प्रोजेक्ट में आया, अब इस प्रोजेक्ट में कंपोनेंट के साथ एक्सट्रीम लेवल की कस्टमाइजेशन थी और डेटा टेबल था, बट डेटा टेबल पे खतरनाक, मतलब यहाँ पे स्टॉप प्रोपागेशन, मतलब प्रॉपर इवेंट बबलिंग का कंसेप्ट भी यूज हो रहा था। मतलब मैंने इन शॉर्ट जो समझा जावास्क्रिप्ट को या फिर फ्रंट एंड को, आप रिएक्ट पढ़ लो, नेक्स्ट जेएस पढ़ लो, व्यू जेएस पढ़ लो, नोड जेएस पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, बट जब हम प्रोजेक्ट में काम करते हैं और वो जब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आती है ना, तब वहां पे जावास्क्रिप्ट पे कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट। राइट। पूरा जो फ्रंट एंड है, ओके, ये सारा बेस्ड है आपके एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स पे। सिर्फ आपका स्ट्रिंग्स, नंबर्स, डेट, ये तो जस्ट एक छोटा सा पार्ट है। जितना भी डेटा टू एंड फ्रो हो रहा है ना, आप एपीआई से डेटा ले रहे हो, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ओके, आप पेलोड भेज रहे हो, इट कैन बी एन जस्ट एन ऑब्जेक्ट। ओके, आपको आपने अमेजन के फिल्टर्स देखे होंगे, आप वहां से जब कुछ सेलेक्ट करते हो और आप जस्ट बोलते हो ओके या गो वट, तो एक पोस्ट रिक्वेस्ट जाती है, पेलोड बन के जाता है। तो बिहाइंड द सीन्स इतना कुछ है, आप किसी एक यूट्यूबर से भी नहीं सीख सकते और आप किसी एक यूडेमी कोर्स से भी नहीं सीख सकते, इतना बड़ा है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुमको तो यार जावा इज ऑल्सो ओपन सोर्स, ओके, तुम चाहे इनसे ही पूछ लो। सही बोल रहा हूँ कि नहीं तरुण? वो तो हर चीज़ में यार सेम ही है, मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी हो, आप कोई यूट्यूब से या कोई कोर्स करके बिगनर लेवल पे आप सीख सकते हो, बट जब तक आप काम नहीं कर रहे हो कंपनी के अंदर प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में कि कैसे एप्लीकेशन चलती है एक्चुअल में, तो जब तक तो हम्म, आप उतना डिटेल में कॉम्प्लेक्सिटी लेवल आपकी नहीं बढ़ पाएगी। तो वो तो एकदम सच है। बट बहुत सारे करेक्ट। लोग मैं ये भी तुमको एक और बोलते बात हैं, बता। या मुझे एक और हाँ हाँ, डाउट था बोलो बोलो। कि बहुत सारे लोग ये भी हाँ बोलते हैं कि DSA रिक्वायर्ड होता है कि नहीं, मतलब मिथ होता है लोगों में कि
फ्रंट एंड लेवल पे क्या डीएसए का कुछ रोल होता है? जैसे मेरे कंपनी में मैं एक बंदे से बात कर रहा था, तो वो बोल रहे थे कि हमने डीएसए लगाया है फ्रंट एंड में। अब मैं समझ नहीं पाया कि कैसे लगाया, क्या लगाया, तो उस बिहाफ पे आपका क्या कहना है? मतलब वो सच है, नहीं है? डीएसए क्या है? इट्स एल्गोरिदम्स, राइट? यस, कि आप एल्गोरिदम्स टाइम क्यों बनाए कॉम्प्लेक्सिटी गए थे? कम कर रहे हो कुछ, या? हाँ, मतलब क्या हुआ? आपको आपको एक इनपुट देना है, हम्म। उस इनपुट का एक आउटपुट आएगा। एग्जांपल ऑफ फंक्शन ले लो, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप फंक्शन के अंदर आप इनपुट पैरामीटर्स भेजते हो, आप उससे कुछ एक्सपेक्ट करते हो आउटपुट, सिंपल, राइट? अब मैं उसके अंदर कुछ रिस्पॉन्स इनपुट पैरामीटर्स भेज रहा हूँ एबीसी, अब वहां पे कुछ कैलकुलेशन हो रही है। अब वो हम्म। कैलकुलेशन क्या हो रही है यार, कुछ भी हो सकती है। आप उसके ऊपर पहले तो लूप लगा रहे हो, मान के चलो आपके पास 10,000 रिकॉर्ड्स के ऊपर लूप लगाना है। आपको क्या करना है, मान के चलो वो जो रिस्पॉन्स है उसके अंदर एरेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, और ऑब्जेक्ट्स के अंदर नेस्टेड ऑब्जेक्ट है। हम्म। तो आपको क्या करना है कि आपको पहले एक ऑब्जेक्ट पकड़ना है, बेस्ड लाइक पहले तो लूप लगेगी पूरी मैप, फिर उसके ऊपर फिल्टर लगेगा। वो फिल्टर कैन बी एग्जांपल मान के चलो डेट के ऊपर हो सकता है कि मुझे इस डेट का डेटा लेना है। अब उस डेट के अंदर आपका एरे नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स है, अब उसके अंदर आपको वो पिक करना है। एग्जांपल दिया उसका पर्टिकुलर उस डेट का वो कस्टमर पकड़ना है जिसका सबसे ज्यादा मान के चलो ट्रांजेक्शन कुछ भी हुआ, है ना? तो सोचो ना, ये कॉम्प्लेक्सिटी तो है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्सिटी। राइट। ओके, तो जब कॉम्प्लेक्सिटी के लिए लोग, देखो फर्क होता है। जब मैं इसलिए बोलता हूँ ना कि लोग आके मेरे से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, सर मेरा ना 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, सर मेरा 25-30 लाख तो होना चाहिए ना। मैंने बोला ठीक है, किस बेसिस पे? मेरा क्वेश्चन होता है किस बेसिस पे तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्योंकि अब सामने वाली कंपनी है, अब उसकी एक्सपेक्टेशन है कि यार मुझे एक नॉर्मल रिसोर्स चाहिए जिसको ना चीजें समझती हो बस। बस। उसको अगर उसको गूगल भी, उसको लिखा लिखा है कोड पड़ा, आज के जमाने में चैट जीपीटी पड़ा है, जेमिनी पड़ा है, बहुत सारे कंपनीज के टूल्स भी पड़े हैं। मुझे सिर्फ ऐसा पर्सन चाहिए जिसको समझता हो, तो वो तो देगा कम पैसा। और जिसको होगा कि यार हमको कॉम्प्लेक्स चीजें बनानी है, डेवलपमेंट करना है और वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि सोल्यूशन आर्किटेक्ट ने बता रखा है कि यार ये बहुत राइट। कॉम्प्लेक्स लॉजिक है इन कस्टमर्स का, तो उस टाइम पे वो बंदा एक्सपेक्ट करेगा जिसके लॉजिक्स अच्छे हैं। अब पहले वाला जमाना चला गया, वो जब पहले ना, आज से इवन कोविड तक के टाइम तक भी ना, वो पहले क्या करते थे, वो स्टार्स वाले क्वेश्चन पूछते थे कि आपको हाँ। ऐसे ट्रायंगल में स्टार्स बनाना है, आपको फर्स्ट लाइन में 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, वो चलता था क्वेश्चन। और वो सोचो ये लॉजिक के लिए पूछते थे, आपकी लूप्स का लॉजिक के लिए, लूप्स। अब अब वो खत्म ही हो गया। ओके, अब तो सीधा डीएसए पूछते हैं, क्योंकि डीएसए का स्टैंडर्ड किसने सेट किया? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, राइट। राइट? फिर कोविड के बाद कुछ यूट्यूबर्स ने अवेयरनेस फैलाई, मैं तो इसको बोलूंगा अच्छी बात है कि उन्होंने अवेयरनेस फैलाई, बट एट द एंड ऑफ द डे वो बैकफायर ही कर रही है पिछले 2 साल से, क्योंकि इतनी अवेयरनेस फैलाने से, सिंपल देखो, अगर मुझे पता है कि किसी जगह पे एक सेल लगती थी, एक शॉप पे सेल लगती है, हर साल लगती है, पहले तो सिर्फ जब तक डिजिटल नहीं आया था तो सिर्फ आसपास के लोगों को ही पता था, वही जाते थे, उस दिन जाते थे और सेल का फायदा उठाते थे, बिकॉज वहां पे रश नहीं होता था। अब जब से डिजिटल आया है, वो बंदा व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालता है और पूरे शहर को खबर पहुंच जाती है, सारा शहर आ जाता है। बट उस दुकान की कैपेसिटी तो लिमिटेड है ना, समझ रहे हो ना? तो ले तो उतने ही लोग ले पाएंगे जितनी उस दुकान की कैपेसिटी थी। पहले लोग जाते थे, आराम से जाते थे, मिल जाती थी, अभी लोग भाग रहे हैं। तो सेम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी सेम हो गया, राइट। कंपनीज की रिक्वायरमेंट उतनी है, लोग ज्यादा आ गए। अब हर बंदा वो बेसिक क्वेश्चंस करके आ रहा था, तो कंपनीज बोलती है अरे यार ऐसे नहीं बात पढ़नी कहीं बनेगी, अब एक काम करते हैं, हम सर्विस बेस्ड वाले भी कंपनीज जितनी भी हैं या बेसिक नॉर्मल प्रोडक्ट बेस्ड जो है, हम तो पहले सिर्फ डेवलपमेंट राउंड करवाते थे, मशीन कोडिंग राउंड करवाते थे। यार मशीन कोडिंग से भी बात नहीं बन रही, हमारा भी एक स्टैंडर्ड है, हमारा भी एक स्टैंडर्ड, तो हम भी अपना स्टैंडर्ड दिखाएंगे। जैसे मुझे सुनने में आया कि इन्फोसिस के पावर प्रोग्रामर जो 8 या 9 एलपीए देता है, उसका जो क्वेश्चन आता है दैट इज मच हार्डर देन अमेजन के क्वेश्चन से। वो तो रहता है, जैसे मैंने भी प्रोग्रामर के लिए दिया था मेरे ग्रेजुएशन ईयर हाँ, में, उस समय भी उसका क्वेश्चन बहुत हार्ड था। मतलब रिटर्न टेस्ट आपका निकालना बहुत हार्ड हो जाता है। टीसीएस कोड बीटा का भी उतना ही सेम टू सेम हार्ड हो जाता है, बिकॉज लोग इतने बैठ रहे हैं, उनको चाहिए ही नहीं है इतने सारे लोग की इंटरव्यू में आए और हमारे पैनल से इतने सारे लोगों का इंटरव्यू ले।
दैट्स व्हाई दे कीप इट वेरी हार्ड। और अनफॉर्चुनेटली मैं ये भी बता देता हूँ, उसमें से 70% लोग जो क्रैक कर देते हैं वो टीसीएस नहीं ज्वाइन करते, क्योंकि जो इतना इंटेलिजेंट है कि भाई वो 7 लाख की जो सैलरी पे क्यों ज्वाइन करेगा, वो तो एक्सपेक्ट कर रहा है 20-20 लाख। राइट। समझ रहे हो ना? तो तो मार्केट बहुत डाइवर्सिफाइड है, किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा कि चल क्या रहा है, बस लोग भाग रहे हैं पैसे की तरफ, जो बहुत गलत चल रहा है इस समय। इसकी वजह से हाँ, ले ऑफ हो रहा है कि लोग पैसे की तरफ भाग रहे हैं, स्किल्स के ऊपर कोई सोच ही नहीं रहा। और साथ में मैंने ये भी देखा कि मतलब आजकल फ्रेशर्स भी हाँ, डीएसए के तरफ ही ज़्यादा मोटिवेटेड है चीज़ों को करने के लिए, क्योंकि यूट्यूबर सब लोग उनको डीएसए डीएसए बोल रहे हैं, बस डीएसए कर लो। और एक तरीके से ट्रू भी है कि कंपनीज उसके बेसिस पे हाँ, लेती भी है, बट एट द एंड कंपनी में जाने के बाद वो लोग को प्रॉब्लम्स आती है, दिक्कत आती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। और कंपनी अब अपना पैटर्न भी चेंज करते जा रही है, क्या पता आपसे कुछ और पूछने लगे। मैं इसके ऊपर तुमको एक बात बताता हूँ। वैसे सबको पता है, तरुण को भी पता है, बट अगर आपको नहीं पता बता देता हूँ। इंटरव्यू में इंटरव्यू देना और प्रोजेक्ट में रियल काम करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। ओके, अब इंटरव्यू क्रैक करना इज वन थिंग, कंपनी में जाके सरवाइव करना इज अनदर थिंग। अनदर थिंग। ओके, मेरे मैनेजर मुझे एक बार बोलते थे कि कभी भी डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ो तो ऐसे मत पढ़ो और मैंने 400 क्वेश्चंस कर दिए, नहीं। तुमको वो रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारने वाला तो जमाना एक्चुअली गया। 2021 में रट्टा मार के कर लेते, गीक्स फॉर गीक्स पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं उस कंपनी के, वैसा सब करके कर लेते तो शायद कंपनी क्रैक कर देते, मस्त कर देते। अब नहीं होगा। अब तुमको डीएसए को, एल्गोरिदम्स को अपने जहन में डालना पड़ेगा, मतलब डीएनए में डालना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो और ऊपर से अब तुमको कोड क्लीन करना पड़ेगा, क्लीन लिखना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज लिखना पड़ेगा। अब एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा सेट होगी। ओके, मेरे पास आज एक लड़की आई, मैं टॉपमेट का एक रियल एक्सपीरियंस बताता हूँ। लड़की का 3 साल का एक्सपीरियंस, ओके। 5 इंटरव्यू दे चुकी है, फर्स्ट राउंड क्लियर हो रहे थे, सेकंड राउंड में रिजेक्ट हो रही थी। सिंपल यार। मैंने बोला, बोलते सर पिछले साल तो कॉल नहीं आ रहे थे, इस साल कॉल आ रहे हैं। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, नहीं पता था तो बता देता हूँ, मार्केट की इस समय मिनिमम डिमांड 3 साल है। ओके, 3 साल से कम एक्सपीरियंस वाले को कोई एंटरटेन नहीं कर। प्रेशर लेवल पे मैं आज भी बोलता हूँ, मास ड्राइव निकल रही है, इंटर्नशिप मिलती है कंपनीज की। कंपनीज भी अब कुछ समझदार होगी है, वो सीधा फुल टाइम ऑफर नहीं दे रही। पहले आपको कॉलेज के टाइम पे एक इंटर्नशिप का ऑफर दे रही है, अगर आप उस टाइम पे वो अच्छा काम करते हैं तो वो फुल टाइम प्लेसमेंट में, आपका फुल टाइम एम्प्लॉय में कन्वर्ट कर, मतलब ये इंटर्नशिप का कंसेप्ट स्टार्ट हो। ओके, अब ये लड़की के साथ क्या हुआ, मैंने बोला कि यार तो एक सिंपल एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस किया करो कि भाई तुम्हारा फर्स्ट राउंड हो रहा है, सेकंड राउंड नहीं हो रहा। फर्स्ट राउंड कैन बी ऑफ एमसीक्यू, जनरली वही रहता है। ओके, तो अगर तुम वो क्रैक कर पा रहे हो दैट इज फाइन, बिकॉज वो बेसिक लेवल का होगा, बेसिक से मीडियम, वो क्रैक कर दिया। अब तुम्हारा जब सेकंड राउंड नहीं निकल रहा, विच इज एक्चुअली कोडिंग राउंड, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारी इसमें हैंड जोन में प्रॉब्लम है, तुम्हारी प्रोग्रामिंग में इशू। ओके, बोलती है कि सर बात तो आप सही बोल रहे हो, क्योंकि कुछ कंपनीज में तो डीएस से पूछ रहे थे और कुछ कंपनीज में ये क्वेश्चंस करने को बोलते थे, और सामने वाला जो रिक्रूटर होता था, इंटरव्यूअर, वो कई बार क्वेश्चन पूछता था तो मुझे आंसर आता होता था, मैं बोल नहीं पाती थी। तो मैंने बोला कि यार अब ये तो फिर तुम्हारी गलती हुई ना। देखो जावा स्क्रिप्ट में या फ्रंट एंड या बैक एंड में कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन ना फिक्स होते हैं कि ये तो पूछेगा ही पूछेगा, तो तुमको उसको बाय डिफॉल्ट याद करके ही जाना है। ओके, मतलब कि जब तुमको पता है क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, तो उसको तुम अच्छे से याद पहले से ही क्यों नहीं कर रहे हो? अगर सेकंड राउंड क्लियर नहीं हो रहा तो मतलब तुम्हारे हैंड्स ऑन में इशू है। और सेकेंडली वो सिर्फ उसको नोड जेएस आता था, नोड जेएस मोंगोडीबी, करंट पैकेज है 7 एलपीए, 3 इयर्स एक्सपीरियंस है, एंड नाउ शी इज एक्सपेक्टिंग 15। मैंने वही बोला कि यार तुम पैसा क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जस्ट मेरा दोस्त 15 लाख कमा रहा है। अभी रिसेंटली मुझे ऐसे भी लोग आए, मुझे बोलता है कि सर मैंने ना एक एडटेक का कोर्स ले लिया जस्ट बिकॉज मेरे दोस्त का ना 24 लाख का पैकेज लग गया था वहां से, और जबकि वो था ओपन सोर्स में, और ये जिस बंदे ने ले लिया उसको देख के ये था टूल बेस्ड में। ओके, मैंने बोला कि यार दोनों में कोई फर्क होता है, आप दोनों बोथ आर नॉट सेम। समझ रहे हो? अब ये लड़की सिर्फ एक नोड जेएस के दम पे 15 लाख का ऑफर क्रैक करना चाहती है, नहीं मिल जाए, नहीं मिलेगा। तुमको मार्केट की डिमांड है फुल स्टैक बनो, और तुमको यू शुड हैव अ ओके नॉलेज टू ऑफ डेवऑप्स एंड क्लाउड।
तो पहले डेवलपमेंट पे फोकस कर लो, सो दैट कंपनी में जाके काम करने में दिक्कत ना हो, और डीएसए साइमल्टेनियसली पढ़ते रहो, सो दैट इंटरव्यू क्रैक हो जाए। समझ गए? तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे ना, फुल स्टैक में, फ्रंट एंड बैक एंड में सारे इंटरव्यू क्रैक कर दोगे, और जावास्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, बात खत्म। हाँ, ये तो बात ट्रू है, क्योंकि आजकल मार्केट में ऐसा भी हो गया है कि बैकएंड पोजीशन के लिए भी आपसे थोड़ा बहुत डेटा इंजीनियर की चीज़ें मांगी जा रही है, या डेटाबेस बहुत सारे मांगे जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा आजकल कि आपसे बोला जाए कि सिर्फ माई सीक्वल आना चाहिए, आपको ले लेंगे। वो बोल रहे हैं नो सीक्वल भी आना चाहिए, माई सीक्वल भी आना चाहिए, साथ में कैशिंग डीबी भी आना चाहिए आपको। मल्टीपल चीज़ें उसमें भी बोली जा रही है। मतलब वही एक्सपेक्टेशन हाई हो गई है, पैसा ज्यादा मांगोगे तो एक्सपेक्टेशन हाई जाएगी। सो सर, आपको क्या लगता है अभी जॉब मार्केट कैसा चल रहा है? अभी चल रहा है मिक्स्ड, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हम्म। ओके, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं यूट्यूब पे आया था 2020 के दिसंबर पे। हम्म। ओके, और अभी मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस इस साल 2024 के एंड में हो जाए, तो मैं अगर पिछले 3 साल से ये जो मार्केट देख रहा हूँ, बिकॉज मैं एक्चुअली टॉप मेट में बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग, यूट्यूब से कम, बिकॉज मुझे ना लोगों से डायरेक्ट स्टोरीज या उनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस सुनने में बहुत मजा आता है। तो मैं वहां से कंक्लूजन ये निकालना कि इस समय मार्केट में मिक्स्ड इमोशंस है। कुछ लोगों के पास आज भी दो दो तीन तीन ऑफर लेटर्स है, मेरे एडिटर के पास है यार 4 ऑफर लेटर। मेरे एडिटर के पास 4 है भाई। पर दिक्कत उसको क्या है, उसकी करंट कंपनी रिमोट जॉब है, और उसको आगे से रिमोट जॉब का ऑफर नहीं आ रहा, सब ऑफिस बुला रहे हाँ हाँ हैं। हाँ और कुछ ऐसे हैं जो एक एक ऑफर लेटर के लिए भी तरस रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो जॉब के लिए भी तरस रहे हैं। हाँ। ओके, तो मिक्स्ड इमोशंस है। आईटी बहुत ज्यादा भर चुका है, सबको पता था। अब कुछ लोगों ने बोला कि अरे यार ले ऑफ हुआ, तो भाई जिनका ले ऑफ हुआ तो वो क्या घर पे थोड़ी बैठे होंगे, वो किसी ना किसी और कंपनी में घुस गए होंगे जहां पे रिक्वायरमेंट आई होगी। ठीक है ना? क्योंकि अगर 10 चीजें वो बोलते हैं ना, अगर घर का दरवाजा बंद हुआ तो खिड़की खुली होगी, तो भाई किसी और कंपनी में रिक्वायरमेंट निकली होगी। प्लस ऊपर से अभी तो रिमोट जॉब का इतना ज्यादा ट्रेंड हो गया था कि शायद वहां से भी अपॉर्चुनिटी मिल गई होगी। राइट। ओके, फ्रेशर पहले भी सफर कर रहा था, अभी भी सफर कर रहा है। अभी मुझे किसी ने बोला कि सर ये टीसीएस इंफोसिस ने भी न्यूज निकाली है कि इस साल 50,000 लोगों की हायरिंग करनी है। मैंने बोला कि यार इट्स अ गुड न्यूज, पॉजिटिव साइड इज हायरिंग करनी है। बट मैं बोल रहा हूँ पूरे इंडिया में इतने कॉलेजेस हैं, और सीएस, क्योंकि टीसीएस इंफोसिस में सिर्फ सीएस वाले बच्चे नहीं जाते, सीएसआईटी नहीं जाता, मैकेनिकल एवरीथिंग। इलेक्ट्रिकल, मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी हूँ, मैं तो जाते हैं, सब जाते हैं। बट सिर्फ सिर्फ 50,000 जॉब ओपनिंग निकालोगे, इतने तो पूरे इंडिया के जो कॉलेजेस में सीएस एंड आईटी ब्रांच है ना, उतने ही लोग आ जाएंगे। तो बाकी ब्रांचेस का क्या होगा? अभी टीसीएस में अच्छी बात यह है कि अभी जो वो मैकेनिकल फील्ड को भी हायर कर दिया ना, उनको उसी टाइप के प्रोजेक्ट्स भी दे रही है। जैसे कि मेरे एक रिसेंटली सब्सक्राइबर को टाटा मोटर्स का टेस्टिंग के डिपार्टमेंट में डाल दिया। हम्म। ओके, तो मतलब क्या हुआ, अभी आज के जमाने में फ्रेशर को एक ही टिप दूंगा, वैसे मैं वीडियो के लास्ट में भी दे सकता था, अभी दे देता हूँ। तुम्हारा काम है मेहनत करना, जॉब लेना, मिलेगी नहीं मिलेगी वो तुम्हारी किस्मत, बट तुम्हारा काम क्या है, मेहनत करते रहना, क्योंकि तुमको नहीं पता कब तुमको कहीं से तुम्हारे लिए एक रास्ता खुल जाए। ओके, तुमको एक्टिव रहना पड़ेगा लिंक्डइन पे सबसे ज्यादा। मैं नहीं बोलता हूँ जाके किसी कंपनी का प्रीमियम ले लो। ओके, तुम सिर्फ एक्टिव रहो, और टेलीग्राम ग्रुप्स में भी एक्टिव रहो। ओके, और अगर कुछ यूट्यूबर्स प्रॉपर टेक्निकल आपको बताते हैं कि ये देखो जॉब, तो वो वीडियो देखो, रिप्लाई करो। फ्रेशर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज फ्रेशर को नहीं पता होता कि मेरा इंटरव्यू जावा में होने वाला है, कि पाइथन में होने वाला है, कि राइट। एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट में होने वाला है, उसको पता ही कुछ नहीं। फ्रेशर को सिर्फ ये बता रहा है, एक पॉडकास्ट देखा था डेटा इंजीनियर के ऊपर, मैं बनने जा रहा हूँ। बहुत ही रेयर कंपनी होगी जो डेटा इंजीनियर फ्रेशर लेवल पे हायर करती होगी, रेयर। वो सिर्फ आपको हायर करेगी सबसे पहले पाइथन पे। पाइथन पे, ओके, राइट। बोलेगी आओ पाइथन। अगर कॉलेज लेवल पे आप क्या स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, अपने फंडामेंटल्स, सामने वाला मान के चलो पाइथन आती है उसको, आपने जावा कर ली, वो बोलेगा चल कोई बात नहीं, मैं भी तो ओपन सोर्स वाला हूँ, तू भी ओपन सोर्स वाला। और याद रखना, जो हमेशा इंटरव्यू लेता है ना, एक्चुअली वो क्लेवर है और नॉलेजेबल भी है, इसलिए वो इंटरव्यू ले रहा है। दो इंटरव्यू होते हैं, एक आउटसाइडर इंटरव्यू जो बाहर के लोगों को हायर करना होता है कंपनी में, और एक होता है इंटरनल इंटरव्यू, है ना, हाँ। जब लोग बेंच पे आते हैं इंटरव्यू देते हैं। जो इंटरनल होते हैं ना, उसमें तो कोई भी रिक्रू, उसमें क्या होता है, जो टीम लीड होता है वो लेता है इंटरव्यू,
सिंपल। वो तो अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछ लेता है कि यार हाँ तू भी मेरी कंपनी का ही तो है, मुझे बस तेरे से इतना ही पूछना है। जो बाहर वाली हायरिंग होती है ना, वो बहुत खतरनाक होती है एक्चुअली। उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। तुम जावा पढ़ के बैठो, सामने वाले को पाइथन आता है, तो वो तुमसे वो क्वेश्चन पूछेगा जो कॉमन है, प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स है। तो अगर तुम फंडामेंटल्स में हिल गए, बोलेगा भाई बाय बाय, जाओ जाओ। और सिर्फ इतना ही तो नहीं है ना, तुम वहां पढ़ोगे। पे ये भी होता है कि बहुत सारे हाँ, लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। इंटरनल में क्या है, ज्यादा से ज्यादा 10 लोग होंगे, 20 होंगे, 100 होंगे, 500 होंगे, डिपेंड अपॉन कंपनी की कैपेसिटी क्या है। बट बाहर तो कैपेसिटी पे। 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख। आप देखते ही हो गवर्नमेंट जॉब में 1 करोड़ लोग भर देते हैं। टीसीएस की जॉब में ही लोग कितने सारे भर देते हैं, जॉब थोड़ी सी होती है। तो वो तो सब तो दूसरे पैरामीटर दूसरे होती है। ब्रांचेस के लिए हार्ड, दूसरे ब्रांचेस के लिए हार्ड होने वाला है। सीएस एंड आईटी वालों के लिए थोड़ा सा आसान होने वाला है। बट जब आपको पता है कि आप दूसरी ब्रांच से हो और आपको पता है कि यार इसमें तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है, ले ली बिकॉज मुझे सीएस आईटी नहीं मिल रही थी, तो आप सेकंड ईयर से पढ़ना स्टार्ट कर दो। कुछ नहीं तो एक्चुअली वही मैं बोल रहा हूँ ना, अपना फुल स्टैक कर लो, जावा फुल स्टैक कर लो, पाइथन फुल स्टैक कर लो। एक लैंग्वेज ही तो है, कोई भी लैंग्वेज अगर आपने एक लैंग्वेज सीख ली ना, तो दूसरी लैंग्वेज को सीखने में मुश्किल से 1 महीना नहीं लगेगा। 1 महीना ज्यादा, फिर भी दे रहा हूँ राइट। मैं आपको खुला टाइम, बट हो जाए। ओके, और आपके पास कॉलेज के पूरे 3 साल है, तो सोचो 3 साल में आप क्या कुछ उखाड़ सकते हो। सिर्फ, right? तो यही था यार, जो भी मार्केट सिनेरियो है कि मिक्स्ड है। एक्सपीरियंस लोगों का मामला सेट है कि भाई जावा आता है तो जावा, बट एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो गई। मैंने बोला ना, जावा आता है, स्प्रिंग स्प्रिंग बूट, और मे बी मैं तरुण से बात कर रहा था, तरुण बोल रहे थे कि यार अभी तो काफ का भी डिमांड में पूछ लेते हैं, क्योंकि उनके किसी प्रोजेक्ट में अगर यूज हो रहा होगा तो वो पूछ भी लेंगे। तो आपसे थोड़े से डेटा इंजीनियरिंग साइड के कंसेप्ट भी पूछ सकते हैं, राइट तरुण? तो राइट। अब वो बहुत ज्यादा पूछने लग गया, वो पहले जैसे इंटरव्यू नहीं रहे। यार मैं टेलीफोन पे इंटरव्यू देता था पहले, कोविड से पहले की बात बता रहा हूँ। टेलीफोनिक इंटरव्यू बोलते थे पहले, टेलीफोनिक। ओके, टेलीफोनिक होता था, और ऐसे मस्त 20 मिनट में ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तुम चाहे सामने अपने आंसर्स रखो और आंसर दे दो, कोई दिक्कत नहीं थी। इट्स हार्ड नाउ, इट्स हार्ड। अब एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो गई। ओके, तो वो एक्सपेक्टेशन मीट करो, मार्केट में कूदो, बात खत्म। और सिर्फ बोलो इतना ना। ही नहीं है ना, ले ऑफ भी बंद नहीं हो रहे हैं 2022 के बाद। ले ऑफ ही बंद नहीं हो रहे हैं, अभी तक चलते जा रहे हैं। हर कंपनी आज भी ले ऑफ कर रही है, कोई साइलेंट ले ऑफ कर रहा है, कोई बता के कर रहा है। वो सब कंडीशन के वजह से ही अच्छे एम्प्लॉय बाहर आ जा रहे हैं, फिर उनको भी जॉब चाहिए। आप भी स्विच करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत सारे लोग हो रहे हैं और जॉब कुछ ही है। और ये भी एक प्रॉब्लम है कि आजकल सोशल मीडिया पे लोग इतना ज़्यादा डाल रहे हैं कि ये जॉब अवेलेबल है, वो जॉब अवेलेबल है। उसके वजह से क्या हो हाँ, रहा है ना, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि रिफरल भी वर्क नहीं कर रहा है ना। रिफरल वर्क कर रहा है ना, आप डायरेक्ट अप्लाई करो वर्क कर रहा है, कुछ वर्क नहीं कर रहा है। एक चीज़ वहाँ पे वर्क करेगी कि आप वो टीम के कोई बंदे को जानते हैं, जो टीम में हायरिंग हो रही है, तो वो मैनेजर को पुश करेगा कि भाई ये बंदा मेरे पहचान का, इसका करो। या तो आप डायरेक्ट एचआर को जानते हो। दो ही केस में आपका प्रूफ हो सकता है, उसके बिना नहीं होने वाला है। ये मेरे साथ हो चुका था रिसेंटली। मैंने बाय द टाइम जॉब ओपनिंग देखी, मैंने बोला कि हाँ ठीक है, वीकडे में निकली थी। मैंने बोला कि चल ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं रिज्यूमे बना लेता हूँ, बिकॉज मैं जनरली रिज्यूमे जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बनाता हूँ, सिर्फ आज भी बनाता हूँ। ठीक है, भाड़ में गए एटीएस फ्रेंडली वो सब चीजें गई, मैं तो आज भी नहीं देखता उसको। ओके, जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बनाया, बात खत्म। और मैंने जब तक बनाया, और मैं एक दिन ना मिस एक्सटेंड कर गया, एक दिन, बस एक दिन, बिकॉज मैं काम में बिजी हो गया। मैंने बोला चलो आज का दिन तो चला गया, अब कल सुबह कर दूंगा। मैं कल सुबह जल्दी उठा, रिज्यूमे बना रहा हूँ, सब बना लिया। मैं वेबसाइट पे गया, वहां पे वो जॉब ही नहीं दिख रही। ठीक है, मैंने बोला कि यार साला 2 दिन में जॉब ओपनिंग 2 दिन में उड़ गई है। और वो मतलब उसमें रिपोर्ट जॉब था, और मैं 99% श्योर था कि ये क्रैक होगा। तो आपको क्या लगता है, मतलब लोगों को कब स्विच मारना चाहिए? अब बहुत सारे लोग हैं जिनको स्विच मारना है, या 1 साल एक्सपीरियंस, या बहुत सारे फ्रेशर्स भी है। तो आपको क्या लगता है, राइट टाइम है स्विच करने का, या एक अच्छी जॉब पाने का? मतलब कैसा क्या करना चाहिए लोगों को? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, और अगर ये क्वेश्चन किसी ने इसका आंसर सुन लिया ना मेरे से, मैं बता रहा हूँ वो पक्का थैंक यू बोलेगा। मैं आपको 10 साल का एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ इसमें। मैंने कंक्लूजन ये निकाला है, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम अपना करियर स्टार्ट करो, जिसमें तुम्हारा मन हो उसमें करो, पहली बात। क्योंकि लाइफ का यही फंडा होता है, या तो तुमको वो किस्मत से मिलता है जो हम्म। तुमको चाहिए, या तो नहीं मिलता। अगर नहीं मिलता तो वो तुमको बनाना है अपना वाला जो तुमको चाहिए, राइट? उसका भी रास्ता बता।
बट करियर का स्टार्टिंग अगर तुम्हारे अपने ड्रीम में हो जाए, किसी को कोडिंग में इंटरेस्ट होता है तो कोडिंग में हो जाए, किसी को नहीं होता, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस कुछ भी डेवऑप्स एडब्ल्यूएस मिल जाए, ऐसा कुछ मिल जाए, मैं उसमें खुश हूँ। तो स्टार्टिंग के 3 साल अपना पूरा डेवलपमेंट पे फोकस करो। अगर किसी कंपनी में सपोर्ट प्रोजेक्ट मिले तो अवॉइड करो, बट डेवलपमेंट। अब वो स्टार्टअप में भी हो सकता है, वो टीसीएस जैसी सर्विस बेस्ड कंपनीज में भी हो सकता है, राइट। चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड में भी हो सकता है। ठीक है, फर्क सिर्फ तीनों में ये है, आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी डिफरेंट होगी। ठीक है, सर्विस बेस्ड में भी सबसे कम, स्टार्टअप में थोड़ी सी ज्यादा, और प्रोडक्ट बेस्ड में थोड़ी सी और ज्यादा। सिंपल। ओके, मे बी स्टार्टअप और प्रोडक्ट बेस्ड में सेम भी हो सेम ही सकती है। होगी। ओके, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं, बट बेटर देन सर्विस बेस्ड। सिंपल। 3 ईयर से लेके अप टू 8 ईयर्स तक यू शुड बी इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, यू शुड बी। ओके, इसका कोर रीजन ये है क्योंकि आपको जॉब 30 साल तक करनी है। ओके, 30 या 40 तक करनी है। आप इतने सालों तक जॉब करनी है। एक जो ऐसा आईटी में बोलते हैं ना, वो कर्व, बेल कर्व ये होती है, हमारी सैलरी भी ऐसी होती है, हमारी लर्निंग भी ऐसी होती है। ओके, स्टार्टिंग में तुम्हारा लर्निंग का ग्राफ ऐसे भागता है, सैलरी भी ऐसे भागती है। फिर एक स्टेज आता है जब 8 या 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, कुछ लोग प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाते हैं, कुछ लोग स्क्रम मास्टर बन जाते हैं, कुछ लोग सोल्यूशन आर्किटेक्ट बन जाते हैं, कुछ लोग टीम लीड बन जाते हैं। तो यहां से ना आपकी नॉलेज अब स्टेगनेंट होने लगती है। एक बंदा आया, तुमने पूछा ना वीडियो के स्टार्टिंग में सीनियर डेवलपर क्या करता है, क्या पता वो सिर्फ शायद कोड रिव्यू ही करता हो, उसके अलावा कुछ ना कर रहा हो। और मेरे पास ऐसे लोग आए हैं, सर मैं कोड रिव्यू करता हूँ, मजा नहीं आ रहा है। मैंने बोला कोई बात नहीं, आज नहीं आ रहा तो कल को तो करना ही पड़ेगा। तो जिंदगी भर तुम डेवलपमेंट तो नहीं करोगे। ओके, और स्पेशली सर्विस बेस्ड में तो करने नहीं देंगे। ओके, तो 3 से लेके 8 साल के एक्सपीरियंस तक अपने आप को डेवलपमेंट में या टेक्नोलॉजी में इतना स्ट्रांग बना लो कि उसके बाद जिंदगी में कोई भी टेक्नोलॉजी आए ना तुम्हारे लिए, ऐसा हो चुटकी का खेल, है ना। क्योंकि वो जो भी नया टेक्नोलॉजी आएगी उसको स्टेबल होने में टाइम लगेगा, और तुम्हारा माइंड इतना तब तक शार्प हो चुका है कि भाई तुम ऐसे समझ जाते हो चीजों को। प्रोडक्ट बेस में काम करने का ये फायदा रहेगा, हमेशा अपडेटेड चीजों पे काम करोगे और मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम करोगे। और मल्टीपल क्लाइंट्स मतलब मल्टीपल टेक्निक्स मतलब मल्टीपल पीपल। तो जब आपके पास इतनी अप्रोचेज हो जाएंगी ना, आपका माइंड बहुत शार्प बन जाएगा, डेवलप। और सैलरी आपकी 10-10% बढ़ रही है मिनिमम, तो भाई आपको सैलरी भी अच्छी मिल रही है, नॉलेज भी अच्छी मिल रही है, बिकॉज एक बार ये एक्सपीरियंस ले लिया। अब प्रोडक्ट बेस में मैंने बोला लिमिटेड ही जॉब ओपनिंग्स होंगी, लिमिटेड ही सीनियर लेवल पे जॉब ओपनिंग्स निकलेंगी। अगर आप प्रोडक्ट बेस में रहोगे तो शायद आप अपने 20 साल के एक्सपीरियंस तक शायद डेवलपर हो, सीनियर डेवलपर बस, मे भी शायद वो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर या फिर टीम लीड। तो आपको चाहिए नहीं, अब मुझे मैनेजर बनना था, मुझे एक सोल्यूशन आर्किटेक्ट वाला रोल चाहिए था, थोड़ा सा स्टेबल चाहिए थी जिंदगी, बिकॉज प्रोडक्ट बेस में तो काम ही खत्म नहीं हो रहा। तो उस टाइम पे आप बोलते हैं चलो एक काम करते हैं, अब चलते हैं सर्विस बेस्ड कंपनीज, क्योंकि मैंने जिंदगी में पैसा बहुत कमा लिया, सेविंग भी बहुत कर ली, मेरी उम्र 30-35 के बीच में आ गई है। अब मैं कब तक ऐसे 10-10 घंटे काम, 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे काम करता रहूंगा। मुझे सिर्फ काम करना है 4-5 घंटे बस। ओके, मीटिंग्स अटेंड करनी है, ओवरव्यू लेना है, बात खत्म। पैसे कम आएंगे, 5% हाइक आएगी, चलेगा मुझे चलेगा। जब आपको ये चलेगा ना कि मुझे चलेगा 5%, या शायद 5% भी ना हो, सीनियर लेवल पे सर्विस बेस में 2-2, 3-3% भी हाइक हो। ओके, तो जब आपको ये चलेगा ना, देन यू शुड गो इनटू सर्विस बेस। अदरवाइज 3 से लेके 8 ईयर्स के एक्सपीरियंस में प्रोडक्ट बेस में जाना बेस्ट टाइम है। और जितना जल्दी चले जाओगे 3 ईयर्स के बाद, उतना आपका इंटरव्यू मीडियम रहेगा, लाइट रहेगा। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता गया, चीजें बढ़ती जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। राइट। अब स्टार्टिंग के 3 साल तुमको अगर ड्रीम जॉब नहीं मिली, ड्रीम टेक्नोलॉजी नहीं मिली। मेरा भी रिसेंट एक लड़का आया, मुझे बोलता कि सर पहले मैं 6 महीने, एसेंचर की बात है, 6 महीने बेंच पे था, मुझे जबरदस्ती टेस्टिंग में डाल दिया, मैं डेवलपर वाला बंदा हूँ। मैंने बोला अब तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिंपल सी बात, रिलीज मिलेगा नहीं, रिजाइन ऑप्शन बचा, रिजाइन डाल के बाहर नहीं मिलेगा। तो भाई एक काम कर, करियर में वैसे भी 3 साल तक कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो 3 साल तो टेस्टिंग कर ले, बट तू डेवलपर के साथ इतना क्लोजली बैठ, बिकॉज तेरे पास गिटहब का लिंक है, तेरे पास सब कुछ है, उनका कोड है। तो इतनी नॉलेज बना ले कि भाई वो जो कोड कर रहे हैं ना, उनके पीआर चेक कर ले कि क्या डाला इस कोड में उन्होंने। तो टेस्टर है ना, तो उनकी पीआर तो चेक कर सकता है ना।
तो पीआर चेक कर, कोड चेक कर, तू समझता रहे बस कोड को, बात खत्म होगी। कल को जब तू स्विच मारे तो तुझे ऐसा ही लगे कि वो कोड मैंने लिखा, सिंपल। तो 3 साल बाद भी तुम अपना करियर बना सकते हो अपने ड्रीम में, बस तुमको वो हार्ड वर्क, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में क्या बोला, तुमको करते रहना पड़ेगा। तुमको कुछ राइट। नहीं पता तुम्हारी किस्मत में वो कब आ जाए जो तुम कर रहे हो। ओके, मैं इसके ऊपर एक स्टोरी सुना सकता हूँ, मुझे अभी याद आ रही है। 2 लाइन की सुना देता हूँ क्रिस्प में, ठीक है। क्रिस्प में सुना देता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एक गांव को श्राप लगा कि भाई यहाँ पे बारिश नहीं होगी। ओके, ओके, 2 साल तक यहाँ पे बारिश नहीं होगी, 2 साल तक यहाँ पे बारिश नहीं होगी, श्राप लग गया गांव वालों को। एक बंदा वहां पे किसान फिर भी फालतू में हल जलाता था। ओके, अब पार्वती जी माता शिव जी भगवान को पूछती है कि भाई यहाँ पे तो बारिश नहीं होनी, वो फालतू में क्यों चला रहा है। वो बोलता है वो इसलिए चला रहा है क्योंकि अगर वो बैठा रहा तो वो शायद भूल सकता है कि हल भी कैसे चलाते थे। वो सिर्फ चला रहा है क्योंकि पता तो है ना कि आएगा कभी ना कभी, तो टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, राइट। तो उस टाइम पे मैं ना भूल जाऊं। इसलिए ना स्लो एंड स्लो करते रहना चाहिए, आपको कुछ नहीं पता कब आपकी किस्मत में आए। तो ये चीज है कंक्लूजन। और ओके, मुझे भी आपने क्यूए इंजीनियर और टेस्टिंग की बात करी तो एक चीज़ याद आई जो मेरे प्रिंसिपल इंजीनियर ने हाँ मुझे हाँ बताया था कि उनने बोला हाँ था कि सब लोग को डेवलपर ही क्यों बनना है, उसके वजह से डेवलपर वाले रोल के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है। और जब आप सैलरी की बात देखोगे ना तो क्यूए में भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में सेम सैलरी मिल रही है, थोड़ा सा ही हाँ, ऊपर नीचे है। तो मतलब थोड़ा ऐसा सा कोई करेक्ट। वो नहीं है कि डेवलपर ही आपको बनना है। आप टेस्टिंग पोजीशन में कभी कभी तो हम लोग को बैठ के ऐसा फील होता है यार टेस्टिंग वाले रहते हैं हम तो इंटरव्यू भी इजी होता और पैसे भी उतने मिल रहे होते, डेवलप भी नहीं करना होता, सिर्फ टेस्ट कर लेते। मतलब ऐसा हमें फील मैं होता है। मैं बोलता हूँ, मुझे मैं आज इंटरव्यू में बोल रहा हूँ, मेरे साथ अगर कोई रिक्रूटर भी वीडियो देख रहा है, मैं खुद बोल रहा हूँ भाई डेवलपर होके मैं चाहता हूँ मुझे टेस्टर बना दो। ओके, मैं बग सॉल्व करने से ज्यादा ना निकालने में इंटरेस्टेड हूँ, मैं इतने बग निकालूंगा ना, क्योंकि बग एक टेस्टर की एक अच्छा टेस्टर वही है जो सबसे ज्यादा बग निकालता है। ओके, मैं इतने बग निकालूंगा, तुम्हारे यूआई का एक एक चेक करूंगा, फॉन्ट साइज चेक करूंगा, एक लाइन चेक करूंगा डिवाइडर की, यहां तक डिटेल चेक करूंगा। सेकेंडली, मैं तुम्हारे एपीआई कॉल्स भी टेस्ट करूंगा कि भाई कितनी एफिशिएंट है, क्या है, कितनी एक्यूरेसी है, बैकएंड ने कितनी अच्छे एपीआई लिखे हैं, फ्रंट एंड वालों ने कितने अच्छे कंज्यूम करे हैं। मैं इतने बग निकालूंगा ना कि रो देंगे फ्रंट एंड और बैकएंड वाले, समझ रहे ना। मुझे टेस्टर बना दो बस, क्योंकि वैसे भी मैंने तो, मेरा काम है बग निकालना, उसके बाद तुम रात को जाके 12 बजे तक जाग के बैठ के बग सॉल्व करो, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। बट लोग समझते नहीं इस बात। ओके, हाँ और लोगों के ऐसा है, थोड़ा सा फर्क है, हम्म, थोड़ा सा फर्क है। अगर डेवलपर को मान के चलो 5 साल के एक्सपीरियंस पे 20 लाख मिल रहा है, तो टेस्टर भी क्लोज टू मिनिमम 15 तक तो है, मिनिमम। हाँ और ओके, क्लोज है। मतलब उसको जितनी ज्यादा टेक्निक्स आती होंगी ना, रिग्रेशन टेस्टिंग, ये सब टेस्टिंग टूल्स अच्छे आते होंगे, सिलेनियम अच्छा आता होगा, भाई वो भी 20 ले सकता है। बट वही बात है ना, राइट। बात तो स्किल्स की आ गई। उसको भी स्किल चाहिए तो डेवलपर को, टेस्टर को भी स्किल चाहिए, तो सेम। और सेम डेवऑप्स और फ्रंट एंड में भी होता है, मैंने फ्रंट एंड वाले बंदों को भी देखा है जो अच्छी सैलरी ले रहे हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, सेम होती है बैक एंड के जितने ही, और डेवऑप्स में भी सेम हो रही करेक्ट, है। और ऐसा कुछ है नहीं डिफरेंस, मतलब लोग ऐसा बना के रखते हैं कि यार डेवलपर ही बनना है, उसके वजह से वो लाइन में वैसे ही बहुत कंपटीशन है और सभी को कॉलेज से निकल के यार डेवलपर ही बनना है। तुम्हारी बात तो समझ, एक डेवऑप्स वाली, मैं अपने फ्रेंड की बात बताता हूँ, कलीग की, जिसके साथ मेरा फ्लैटमेट था। भाई मैं, उस टाइम पे मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, बट ही वॉज वेरी शार्प। ओके, अब वो बंदे ने, पुणे, मुंबई रहता था, पुणे जाता था वीकेंड पे क्लासेस करने, और मुझे भी नहीं पता था क्या करता है, टेराफॉर्म की क्लासेस लेता था और डेवऑप्स में उसको इंटरेस्ट था। भाई वो वीकेंड पे क्लासेस लेने जाता था, उसने झूठ मूठ का इंटरव्यू क्रैक कर लिया। और इंटरव्यू भी कैसा क्रैक कर लिया, जिम में एक फ्रेंड मिल गया उसको, टीसीएस के जिम में एक फ्रेंड बन गया। उसने बोला कि यार तू ये पढ़ ले, मेरे प्रोजेक्ट में जॉब ओपनिंग निकलती रहती है, हम्म। मैं तुझे बुला लूंगा, और ऑन साइड तो इसमें है। भाई वो बंदा पिछले 6 साल से यूएस में बैठा, 6 साल। ओके, डेवऑप्स। ओके, तो भाई तुमको यार नेटवर्क बनाना आना चाहिए, और तुमको पता होना चाहिए मुझे क्या कर। सिर्फ, बस और कुछ नहीं है। काफी अच्छा लगा हाँ, आपसे बात करके, काफी चीजें आपने शेयर करी, बहुत सारे इंसाइट्स भी मिले, मुझे भी काफी सीखने को मिला। तो और कुछ नहीं है, आप कुछ ऑडियंस को बताना चाहो अपने साइड से। नहीं यार, मैं तो यही बोलूंगा,
तरुण जावा बैकएंड मशीन लर्निंग बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, तुम इसकी वीडियो सिंसियरली देखा करो, टाइमली देखा करो। और अगर तुमको कॉर्पोरेट के इंटरव्यू, जैसे मैं जनरली, मुझे एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा कि सर आपकी वीडियोस ना सर्विस बेस्ड वाली है, और ये जो पूछा जे बात मुझे बोली ना, ये एक यूट्यूबर ने ही बोली, और ही इज वेरी गुड इन डीएस से। ओके, हाँ, मैंने बोला कि यार एक बात बताओ, तुम्हारी कंपनीज में पॉलिटिक्स होती है? बोलते सर होती तो है, वो तो हर कंपनी में होती है। तो मैंने बोला मैं वही बात करता हूँ। ओके, तो मेरा मेरा वीडियोस ना सर्विस बेस्ड के लिए नहीं है, मेरे वीडियोस बिहेवियरल राउंड्स के लिए है। हम्म, कंपनी में कैसे सरवाइव करना है, तुम तो डीएसए पढ़ा के कंपनी में तो घुसवा देते हो, फिर जब ले ऑफ होता है दिक्कत फिर वो होती मेरे है। पास आते हैं, फिर मेरे पास आते हैं कि सर कंपनी में घुस गए, समझ नहीं आ रहा, मैनेजर के साथ लड़ाई हो रही है, स्क्रम मास्टर का काम नहीं समझ आ रहा, बिजनेस एनालिस्ट क्या। मैंने बोला तुम तो पढ़ा देते हो ना, पढ़ाने वाला तो एक सेकंड में लगता है हाँ भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बाद तुम्हारे पास 1 to 1 का टाइम नहीं है, बिकॉज तुम तो करोड़ों रुपए छापने में बिजी हो। ओके, मैं 1 to 1 में गाइडेंस से अगर किसी से 1000 रुपए भी ले लेता हूँ, सामने वालों को ऐसा लगता है कि सर क्या हो गया। तो हम्म। मेरी वीडियो सबके लिए बनी है। और मैं बोल रहा हूँ तुम टेक्निकल और बिहेवियरल दो डिफरेंट चीजें होती हैं, एक टेक्निकल और एक फंक्शनल। तो तुम अपने जो भी मेंटर्स होते हैं ना, सही ढंग से चूज करो जो तुमको अच्छा गाइड कर सके, बात करो। दोनों और चीजें चाहिए कंपनी में सरवाइव करने के लिए और ग्रोथ के लिए, सिंपल। और वैसे भी कंपनी के इनसाइट्स कोई दे ही नहीं रहा है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के भी इनसाइट्स कोई देता नहीं है उतने आसानी से। लोग बस वो ड्रीम एक दिखा रहे हैं कि आपको जाना है, इतने पैसे मिलेंगे, मेनली पैसे का दिखाते हैं। बाकी अरे वर्क लाइफ भाई, बैलेंस की भी उतनी बात नहीं करते हैं, हेल्थ इश्यूज की बात है नहीं ही करते नहीं। हैं। अरे भाई अगर वर्क लाइफ बैलेंस होता, मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, अगर वर्क लाइफ बैलेंस होता तो कोई भी यूट्यूबर जॉब ना छोड़ता। सिंपल, राइट। सिंपल। ओके, हर बंदे की एक प्रायोरिटी है। ओके, उसी को पता है कि यार जॉब में इतने घंटे काम करके इतना पैसा बन रहा है, यूट्यूब से काम करके इतना पैसा बन रहा है। ओके, मुझे यूट्यूब से कभी इनकम 150 रुपये भी आती है, 150 रुपीज। ओके, मैं स्टिल खुश हूँ। यार ठीक है यार, वैसे भी वो मेरा कभी प्राइमरी था नहीं, और जिस दिन वो प्राइमरी बना तो 150 रुपये में तो मेरा घर चलेगा नहीं, मुझे उसको कम से कम 1500 करना पड़ेगा। ओके, तो हर बंदे की अपनी अपनी प्रायोरिटी सेट है। बट मैं बता रहा हूँ ये बहुत बड़ा गेम है, और बिहाइंड द सीन्स ये करोड़ों का गेम है। लोगों राइट। को नहीं समझ रहा, वो वो बाद में समझेंगे जब वो आएंगे, चोट खा के आएंगे। ओके, फिर तब तक तो फिर बहुत लेट हो जाएगा ना, वो मुझे भी पता है, उनको भी पता है, बट कुछ नहीं कर सकते, लाइफ ऐसा ही है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके हैं 5 लाख सब्सक्राइबर, 10 लाख सब्सक्राइबर, ठीक है, उसको लगेगा कि भैंस जो बोल दिया वो सच है, बट दैट इज नॉट राइट। ट्रू ट्रू। करेक्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और कुछ नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। थैंक यू सो नहीं मच नहीं, फॉर मुझे कमिंग भी टू तुमसे माय बहुत पॉडकास्ट। कुछ सीखने को मिलता है। इस पास्ट मेरा प्रोजेक्ट जावा का था, सो आई वाज चेकिंग योर वीडियोस आल्सो। अभी तो मशीन लर्निंग भी आ गया है, तो यू जस्ट आल्सो कीप मेकिंग वीडियोस सो दैट people like us, okay, experience as well as pressure, watch your videos. And thank you so much for this podcast and for inviting me. And thank you so much for this special appearance. थैंक यू। ठीक है, so चला गया। Okay, thank you so much, थैंक यू, thank बाय you so बाय। much guys.